Okay, so intracellular signaling after हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेशन। अब जो है हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया और उसने एक हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो जिस रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन बाइंड हो जाता है उस रिसेप्टर में कुछ चेंजेस हो जाती है और उसकी वजह से जो है अंदर हार्मोन हार्मोन का जो एक्शन होता है वो सेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। सो इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये इंटरनल प्रोसेस होता है। उसमें से कुछ जो है वो हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स के थ्रू जो है हमारे सारे जितने भी न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हैं वो इस चैनल आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होता है कि रिसेप्टर्स होते हैं और उन पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ जो है हम न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाता है और कुछ चैनल्स ओपन कर लेता है और ये चैनल सोडियम के लिए भी हो सकते हैं, पोटाशियम के लिए भी हो सकते हैं, कैल्शियम के लिए भी हो सकते हैं। और जैसे ही ये चैनल जो है खुल जाते हैं तो उसमें से आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। सो लेट्स डू इट फ्रॉम द डायग्राम। यहाँ पे आप देखिए, सो ये हमारा प्री साइनेप्टिक नोब है और ये जो है पोस्ट साइनेप्टिक नोब है या पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो छोटे छोटे से वेसिकल्स है और इन वेसिकल्स में क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। जैसे ही ये न्यूरो ट्रांसमीटर सब्सटेंसेस रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, सो क्या करते हैं कि वो ये पर्पल पर्पल जो नज़र आ रही है असल में रिसेप्टर्स है जो कि प्रोटीन्स है। तो इसके साथ ही न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड हो जाते हैं। जो रेड रेड है ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड हो जाता है, सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप इस रिसेप्टर की शेप को देखें तो ये बिल्कुल क्लोज्ड है, यहाँ से किसी चीज़ की मूवमेंट नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, सो ये जो है एक चैनल खुल जाता है। जैसे ही कोई हार्मोन या कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ बाइंड हो जाता है, सो इस रिसेप्टर में चेंजेस, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। ये देखिए, अब इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई और इसमें से आयन की मूवमेंट हो सकती है। इसमें से कोई भी आयन पास हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। किसी आयन चैनल को जो है ये एक्टिव कर सकता है, किसी कोई इनएक्टिवेट कर सकता है और फिर जो है ये आयन की मूवमेंट जैसे स्टार्ट हो जाती है, तो अंदर जो सेल के अंदर जो है ये अपना फंक्शन स्टार्ट कर लेता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना या किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। सो जो भी फंक्शन है इसका ना, तो वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स है। हमारे जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो इस रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, लेकिन बहुत कम ही हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि इन रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। बाकी जो है वो जी प्रोटीन लिंक्ड और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स। जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स में क्या होता है कि इसमें रिसेप्टर जो होता है ना, जो हार्मोन का रिसेप्टर होता है, इसके साथ एक जी प्रोटीन अटैच होता है। जी प्रोटीन असल में एब्रिवेशन है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स की। 1000 से ज़्यादा जी प्रोटीन जो है वो नाउन है। 1000 से ज़्यादा जी प्रोटीन जो है वो नाउन है और उसमें ये जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जितने भी होते हैं, तो उनके 7 जो है ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट्स होते हैं। जी प्रोटीन का एक पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, एक जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है। और जी प्रोटीन रिसेप्टर का सॉरी जी प्रोटीन रिसेप्टर का यहाँ डायग्राम से हम पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए, सो जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर्स है ये रिसेप्टर जो है हमने कहा कि इसके 7 जो है ट्रांस मेम्ब्रेन लूप्स होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सो ये 1 2 3 4 5 6 7। सो इसका एक पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है जहाँ पे एक हार्मोन जो है इसके साथ अटैच होता है। एक पार्ट जो है वो इसका साइटोप्लाज्म के अंदर होता है जहाँ पे जी प्रोटीन जो है वो इसके साथ लिंक्ड होगा। और जब जी प्रोटीन इसके साथ लिंक होगा तो फिर इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है जिसकी 7 ट्रांस मेम्ब्रेन लूप्स है और ये जो है जी प्रोटीन है। सो ये दोनों जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सो फिर इसको कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये आप देखें, सो ये पूरा जी प्रोटीन है, ये जो है रिसेप्टर है।
सो जैसे ही दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, सो इसको फिर कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अच्छा, अब जी प्रोटीन क्या होता है? जी प्रोटीन होता है जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन। इसकी जो है ये ट्राइमेरिक होता है, मतलब इसकी 3 पार्ट्स होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक जो है गैमा। तो एक अल्फा, बीटा और गैमा जो है इनके 3 पार्ट्स होते हैं। अच्छा, जी प्रोटीन जो है इसकी जो अल्फा पार्ट है ना, सो अल्फा पार्ट के साथ जो है हमारा एंजाइम जो है, जो जी प्रोटीन का जो अल्फा पार्ट होता है ना, ये वाला ये जो है इसके साथ नॉर्मली जीडीपी अटैच होता है, गुआनिसीन डाइफॉस्फेट। सो वो इसके साथ अटैच होता है यहाँ पे जब ये इनएक्टिव होता है। जैसे ही यहाँ पे कोई हार्मोन आता है, यहाँ पे आप देख ले, जब भी कोई जैसे ही कोई हार्मोन आ जाता है रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, तो ये अल्फा जो है, ये अल्फा सब यूनिट ये क्या करता है कि ये जीडीपी को रिमूव करता है और साइटोप्लाज्म से जीडीपी ले लेता है। जब जीडीपी इसके साथ बाइंड हो जाता है अल्फा के साथ, तो ये एक्टिव बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए, सो इसके साथ जीडीपी अटैच है तो ये इनएक्टिव है। जैसे ही इसके साथ जीडीपी अटैच हो जाता है, सो ये जो है एक्टिव हो जाता है, एंड ये बाकी जो दो है उससे डिसोसिएट हो जाता है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है बाकी दो से। अच्छा, ये जब इससे डिसोसिएट हो जाते हैं और ये अब एक्टिव है, तो ये क्या करता है, ये दो फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो आइदर किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाए, ये वाला जो नजर आ रही है एंजाइम है, और फर्दर जो है सिग्नलिंग कर ले हार्मोन की, या फिर जो है ये कोई भी आयन चैनल जो होते हैं, जो हमारे मेम्ब्रेन में होते हैं आयन चैनल्स, तो उनको या तो क्लोज कर ले या ओपन कर ले। सो इसके दो फंक्शन होते हैं, आइदर क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन आयन चैनल्स, या जो है change the activity of an enzyme in the cytoplasm of the cell। ये भी उसी प्रोसेस को डिफाइन करता है ये डायग्राम, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। यहाँ पे आप देखिए हार्मोन आ गया है, वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया है। अब रिसेप्टर के साथ ये जो ब्लू है, ये जी प्रोटीन है। सो ये ब्लू जो है प्रोटीन है, सो जी प्रोटीन है। जैसे हार्मोन आ जाता है, सो ये जीडीपी को जो है, ये देखिए रिमूव करते हैं, जीडीपी को ले लेता है। जैसे जीडीपी को ले लेता है, सो इसका जो पोर्शन है अल्फा पार्ट, वो जो है इससे डिसोसिएट हो जाता है और वो किसी एंजाइम के साथ अटैच होके उसको एक्टिवेट कर लेता है, और वो एंजाइम फिर आगे जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। या फिर ये क्या करता है या फिर ये क्या करता है कि आयन चैनल को ओपन या क्लोज करता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये आयन चैनल क्लोज है, इस आयन चैनल को यहाँ पे इसने ओपन कर लिया। सो ये दो जो है इसके फंक्शन है। ओके, सो जी प्रोटीन जो है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है G1 जी आई सॉरी, एक होता है GS। जी आई मीन्स जी प्रोटीन, इनहिबिटरी जी प्रोटीन, एंड GS मीन स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन। सो अगर हार्मोन जो है वो इनहिबिटरी जी प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, सो ये सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इंट्रासेलुलर एक्टिविटी को ये डिक्रीज करेगा। अगर हार्मोन स्टिमुलेटरी जी प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, सो ये इंक्रीज करेगा इंट्रासेलुलर एक्टिविटी को। सो डिपेंड करता है, इंट्रासेलुलर एक्टिविटी डिपेंड करती है हार्मोन की बाइंडिंग पे, कि हार्मोन जो है वो किस जी प्रोटीन के साथ बाइंड हो रहा है। आइदर इनहिबिटरी के साथ बाइंड हो रहा है, आइदर स्टिमुलेटरी के साथ। अगर इनहिबिटरी के साथ है तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, अगर स्टिमुलेटरी के साथ बाइंड हो रहा है तो एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज। अच्छा जी, थर्ड वन इज एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर। सो अब इसके नाम को आप देखिए, सो इससे पता चल रहा है कि अब इस रिसेप्टर के साथ जो है हार्मोन अटैच होगा। सो या तो ये रिसेप्टर खुद ही एज एन सॉरी सॉरी इस रिसेप्टर के साथ जो है एक एंजाइम अटैच होगा। सो या तो जो है ये रिसेप्टर खुद ही एज एन एंजाइम काम करता है, या फिर इसके साथ कोई एंजाइम जो है वो क्लोजली एसोसिएटेड होता है, मतलब इसके साथ अटैच होता है, जो कि इसका पूरा फंक्शन जो है वो एंजाइम जो है वो फिर परफॉर्म करता है। अच्छा, ये रिसेप्टर जो होते हैं, सो ये मेम्ब्रेन को सिर्फ एक ही टाइम पे क्रॉस करता है, मतलब जिस तरह जी प्रोटीन वाला हमने पढ़ा ये वाला। सो ये जो है 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, लेकिन जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ एक वंस ही
मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। आप यहाँ पे देखिए सिर्फ एक दफ़ा ये मेम्ब्रेन से क्रॉस हुआ है, वापस वापस से नहीं गया हुआ। सो अच्छा, इसका जो है एक हार्मोन बाइंडिंग साइट होता है और एक कैटालिटिक या एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो हार्मोन बाइंडिंग साइट जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब जो सेल है ना, ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन से वो बाहर होता है हार्मोन बाइंडिंग साइट। और इसका जो एंजाइम लिंक्ड जो एंजाइम लिंक पार्ट है, सो वो जो है इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर होता है एंजाइम बाइंडिंग साइट। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल जो है अ, वो है लेप्टिन रिसेप्टर की। लेप्टिन के बारे में हमने पढ़ा था कि लेप्टिन क्या होता है। ये एक साइटोकाइन है जो कि हमारे फैट टिश्यू से रिलीज होता है, और इनका काम क्या होता है, एपेटाइट एंड एनर्जी बैलेंस को रेगुलेट करना। सो बॉडी को एनर्जी ज़्यादा देनी है, कम देनी है, एपेटाइट इंड्यूस कराना है या नहीं कराना। सो ये काम जो है ये हमारा लेप्टिन का होता है। अच्छा जी, लेप्टिन का जो रिसेप्टर है, ये यहाँ पे आप देखिए, तो ये डायमर होता है। डायमर का मतलब ये होता है कि दो पार्ट्स में होता है, एक ये पार्ट इसका हो गया, एक इसका ये पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हार्मोन आता है, साइटोकाइन या लेप्टिन आता है, तो वो जब यहाँ पे अटैच हो जाता है तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए, तो इसकी शेप जो है बिल्कुल चेंज हो गई, एक दूसरे के नज़दीक आ गया, और यहाँ पे भी आप देखिए तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। अच्छा जी, अब इसके साथ जो है अंदर एक एंजाइम अटैच होता है, जैसे हमने पहले बात की किया, तो ये खुद ही एज एन एंजाइम काम करेगा या इसके साथ एक एंजाइम एसोसिएट होगा। तो ये लेप्टिन का जो रिसेप्टर है, ये खुद ही एज एन एंजाइम काम नहीं करता, बल्कि इसके साथ एक एंजाइम अटैच होता है। यहाँ पे आप देखिए, सो ये जे ए के जो है, जेनस काइनेज, ये एक एंजाइम की फैमिली है, और जो लेप्टिन के साथ एसोसिएटेड है वो है जे ए के टू, मतलब जेनस काइनेज टू। इस फैमिली के डिफरेंट जे ए के एंजाइम है, जे ए के वन, जे ए के टू, जे ए के थ्री। लेकिन जे ए के टू जो है वो लेप्टिन के साथ एसोसिएटेड है। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही हार्मोन जो है, लेप्टिन जो है, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो एंजाइम को, जे ए के टू को एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट कैसे करते हैं कि उसकी फॉस्फोराइलेशन कर लेता है। जहाँ भी आपको काइनेज का नेम नजर आ जाए ना, तो इसका मतलब है कि इसका काम क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन करना, मतलब किसी चीज के साथ फॉस्फेट को अटैच करना। तो यहाँ पे ये जो है, ये अपने खुद ही इसके साथ ये सेल्फ फॉस्फोराइलेशन करता है, मतलब खुद अपने साथ जो है एक फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर लेते हैं। तो इस JAK2 के साथ भी एक फॉस्फेट अटैच हो गया, इस वाले के साथ भी जो है एक फॉस्फेट अटैच हो गया। जैसे इसके साथ फॉस्फेट अटैच हो जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये पहले यहाँ पे आप देखिए, सो ये इनएक्टिव है, अब इसके साथ फॉस्फेट है, सो ये जो है फॉस्फोराइलेटेड हो गया, अब ये एक्टिव है। जैसे ही ये एक्टिव हो जाता है तो फिर ये क्या करता है कि इंट्रासेल्युलर कुछ और प्रोटीन्स को एक्टिवेट कर देता है। JAK2 जो है वो एक प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जिसको कहते हैं स्टेट या सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है, स्टेट प्रोटीन। इसको ये JAK2 एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट कैसे करता है कि उसकी फॉस्फोराइलेशन कर लेता है। यहाँ पे आप देखिए, तो ये जो है एक फॉस्फेट एक स्टेट के साथ बाइंड कर लेते हैं, दूसरा फॉस्फेट एक दूसरे स्टेट के साथ बाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, तो ये इनएक्टिव है, इनके साथ फॉस्फेट नहीं है, ये फॉस्फोराइलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, तो ये फॉस्फोराइलेटेड है। फिर दो दो जो स्टेट मॉलिक्यूल्स है, स्टेट प्रोटीन्स है, वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, फिर वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। ये येलो जो बाउंड्री है, ये शो करती है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और फिर न्यूक्लियस के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का काम स्टार्ट कर लेते हैं। जीन के साथ ये बाइंड होके कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर लेता है। तो ये जो है पूरा इसका प्रोसेस है। सो इसमें से हमने ये बात नोट की कि जो लेप्टिन रिसेप्टर है, ये खुद एज एंजाइम काम नहीं करता, बल्कि ये एंजाइम के साथ एसोसिएट होता है और फिर जो है इंटरसेलुलर सिग्नलिंग परफॉर्म करता है। इस वाले डायग्राम में आप देखिए, सो ये भी वही वाला प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली लेप्टिन लिखा हुआ है। लेप्टिन जो है अपने डाइमर रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है, JAK2 को फॉस्फोराइलेट करता है। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो वो फॉस्फोराइलेट करता है स्टेट को, जो कि एक प्रोटीन है, JAK2 एक एंजाइम है। जैसे ये प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है तो ये फिर दो प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं, सेल के अंदर जाते हैं,
फिर ये टारगेट जीन के साथ अटैच होते हैं और फिर जो है ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं एंड न्यू प्रोटीन जो है उनकी सिंथेसिस करते हैं। जैसे बॉडी के नॉर्मली जिस तरह हम प्रोटीन की फॉर्मेशन पढ़ते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस बनते हैं, वैसी ही सिंथेसिस यहाँ पे भी यूज़ होती है। अच्छा जी, फोर्थ वन जो है दैट इज इंट्रासेल्युलर हार्मोन रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ जीन्स। अच्छा, जो पिछले वाले आप हमने पढ़े सो इसमें आप देखिए सो सारे जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देखिए सो वो हमारे सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। जी लिंक वाले को देखिए सो वो भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। इंसाइम लिंक को आप देखिए सो ये भी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। लेकिन हमने स्टार्ट में बात की कुछ हार्मोन्स जो है वो ऐसे होते हैं जिनके रिसेप्टर्स जो हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर न्यूक्लियस में होते हैं। चूंकि ये हार्मोन्स जो है ये लिपिड सोलेबल होते हैं, सो इनके रिसेप्टर्स जो है वो इंट्रासेल्युलरली प्रेजेंट होते हैं। सो जैसे ये हार्मोन्स जो है ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं, जो या तो साइटोप्लाज्म में होगा या न्यूक्लियस में होगा। तो फिर ये कम्प्लेक्स बना लेते हैं साइट हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स। और ये रिसेप्टर जो है ये आगे जाके जो है डीएनए के एक स्पेसिफिक एरिया पे ये अटैच हो जाते हैं जिसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जो प्रमोटर एरिया होता है ना डीएनए का, जहाँ पे ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बाइंड होगा, उसको कहते हैं हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जैसे ये बाइंड हो जाते हैं सो ये या तो ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं या उसको इनएक्टिवेट करते हैं। और उसके बाद जो है मैसेंजर आरएनए बनता है जिस तरह नॉर्मल यूजुअली प्रोटीन की सिंथेसिस में बनते हैं। और फिर जो है विद इन मिनट्स आवर्स और डेज जो है न्यूली प्रोटीन बन जाते हैं। और फिर वो प्रोटीन जो है हमारे सेल की कंट्रोलर बन जाते हैं और वो सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल में रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें सो इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ जी। सो इंट्रासेलुलर हार्मोन रिसेप्टर जो है वो या तो साइटोप्लाज्म में होगी, ये देखिए। सो ये रिसेप्टर जो है अदर साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर ये न्यूक्लियस के अंदर होंगे। जैसे ही हार्मोन आ जाता है, लिपोफिलिक हार्मोन जो भी है, थायराइड हार्मोन है, रेटिनॉइड हार्मोन है, विटामिन डी है, या गोनाडल स्टेरॉयडल हार्मोन है, या एड्रीनल हार्मोन है। तो ये सारे क्या करते हैं कि ये या तो साइटोप्लाज्म में इनका रिसेप्टर होता है या फिर न्यूक्लियस में, उसके साथ बाइंड होकर ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स क्या करता है कि ये डीएनए है ना, ये पूरा इस डीएनए के एक प्रोमोटर एरिया के साथ बाइंड हो जाते हैं। उस प्रोमोटर एरिया को क्या कहते हैं? हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। जैसे ही इसके साथ बाइंड होता है सो ये या तो जीन को एक्टिवेट कर लेता है या इनएक्टिवेट कर लेता है। और उसी से रिलेटेड जो है ये mRNA या मैसेंजर आरएनए बना लेता है। ये मैसेंजर आरएनए फिर जाके राइबोसोम के साथ अटैच होता है और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन को स्टार्ट कर लेता है। अब ये नए प्रोटीन जो है ये सेल के कंट्रोलर बन जाते हैं। सही है? अच्छा जी। अच्छा जी, मैनी डिफरेंट टिश्यू हैव आइडेंटिकल इंट्रासेल्युलर हार्मोन रिसेप्टर्स। बहुत सारे टिश्यूज हमारे ऐसे होते हैं जिनके रिसेप्टर जो है, हमने स्टार्ट में बात की कि रिसेप्टर जो है दे आर हाईली स्पेसिफिक, लेकिन इंट्रासेल्युलर हार्मोन के कुछ रिसेप्टर्स जो हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो जीन जो है जहाँ पर ये अटैच होगा डीएनए के साथ, सो वो जो है स्पेसिफिक होगा, उस हार्मोन से रिलेटेड होगा, तो तभी जाके वो उसके साथ अटैच होगा, अदरवाइज ये अटैच नहीं होगा। यहाँ पे आप देखें, सो यहाँ पे ये जो रिसेप्टर बन के, ये रिसेप्टर्स जो है ये इंट्रासेल्युलरली कुछ हार्मोन्स के लिए आइडेंटिकल होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम हार्मोन को 1 2 3 कंसिडर कर लेना, सो इस रिसेप्टर के साथ जो है हार्मोन 1 भी बाइंड हो सकता है, 2 भी बाइंड हो सकता है, हार्मोन 3 भी बाइंड हो सकता है। सो अब जो है हार्मोन का फंक्शन कुछ और है और वो इस रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, कुछ और बनेगा। सो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब जो है कोई भी हार्मोन 1 2 3 जो भी आ गया रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, कम्प्लेक्स बना लिया। तो अब ये डिपेंड करता है जीन पे कि जीन की किस एरिया पे ये अटैच होता है। तो अब ये हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स स्पेसिफिक जीन पे अटैच होगा, हर एक जीन के साथ ये अटैच नहीं होगा। और तभी ये जो है अपना रिस्पॉन्स परफॉर्म करेगा। मतलब जो है, मतलब ये है कि अब जो है हार्मोन्स आर नॉट ओनली specific to their receptors, but अब जो है they are specific to their genes। यहाँ पे आप देखिए, so intracellular receptor can activate a gene response only if appropriate combination of
gene regulatory protein is present. And many of these regulatory proteins are tissue specific. So yeah, thus the response different tissue to a hormone are determined not only by specificity of receptor, सिर्फ रिसेप्टर की स्पेसिफिसिटी पे डिपेंड नहीं करता बल्कि also by the expression of genes that the receptor regulate. अब डिपेंड करता है ये जीन की एक्सप्रेशन पे भी.